जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दी है कि रशिया यूक्रेन वॉर वर्ल्ड वॉर 3 में बदल सकती है और ट्रंप ये क्लेम करते हैं कि सिर्फ लास्ट मंथ ही 25,000 लोग मारे गए हैं। तो इसी बीच यूरोप की जो अनप्रेसिडेंटेड स्टेप लेने जा रहा है और 210 बिलियन यूरोस के फ्रोजन रशियन एसेट को यूक्रेन के लिए यूज करने की बात कही यूरोप ने। और रशिया ने कहा कि ये चोरी होगी और इसका जो हार्शेस्ट रिस्पॉन्स है वो आपको मिलेगा। तो यही सारे सवालों के साथ आज की चर्चा का हम आगाज कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, कई सारे सवाल हैं कि यूरोप को लेकर भी और जो फ्रोजन एसेट्स है रशिया के उसको लेकर, और जिस तरह से रशिया और ये सारी चीजें चल रही है उस पर बात करेंगे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा हो सकता है। क्या ये वाकई में ऐसा हो सकता है? क्या ट्रंप या फिर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इसको ज्यादा ही कुछ बड़ा चढ़ा के मतलब एग्जेजरेशन कर रहे हैं? और जो वेस्ट है उसकी क्या ग्राउंड रियलिटी है और किस तरह से चीजें हो रही हैं ऑन ग्राउंड? अंबर जी, इसमें तीन मेन प्लेयर्स हैं। एक तो है रशिया है, हम्म। सेकंड है यूरोप है, थर्ड है अमेरिका अंडर ट्रम्प। जब हम्म। अमेरिका अंडर बाइडेन था तब वो यूरोप के साथ मिलकर उन्होंने रशिया के खिलाफ यूक्रेन को भड़काया और यूक्रेन के अंदर बहुत हद तक यूक्रेन वाज सीकिंग नेटो मेंबरशिप। रशिया ने क्लियर कट बोल दिया है, इफ यूक्रेन वांट्स दे कैन ज्वाइन ईयू। ईयू ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर लीजिए, बट अगर आपने नेटो ज्वाइन किया दैट वुड बी रेड लाइन। तो उसमें यूक्रेन माना नहीं और व्लादिमीर जेलेंस्की कंटिन्यूअसली परसिस्ट कर रहे थे। रशिया ने एडिक्वेट वार्निंग्स भी दी थी, बट जिस दिन रशिया को लगा कि यूक्रेन मानने वाला नहीं है उस दिन उन्होंने वॉर चालू कर दिया, फरवरी 22 2022 को। और ये वॉर अभी फोर्थ ईयर में कम से कम 4 साल होने वाले हैं, इस फरवरी में 4 साल हो जाएंगे और ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। यूक्रेन का 25 to 30% जो हिस्सा है वो रशिया ने ऑलरेडी कब्जा करके रख लिया है। और अभी क्या हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप चुन के आए हैं एज राष्ट्रपति ऑफ अमेरिका। उन्होंने अपने कैंपेन में बोला था कि अगर मैं प्रेसिडेंट बन जाता हूं तो 24 आवर्स में मैं ये युद्ध रुकवा दूंगा। और वो उन्होंने बाइडेन को पूरा जिम्मेदार ठहराया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन रशिया का युद्ध होना ही नहीं चाहिए था। आज यूरोप के अंदर शांति थी, स्टेबिलिटी थी और रशिया यूरोप को गैस दे रहा था। यूरोप का ज्यादा इंटीग्रेशन हो रहा था विद रशिया। ये अमेरिका को पसंद नहीं था और इसके लिए उन्होंने यूक्रेन के अंदर जो विक्टर यांकोविच थे, जो व्लादिमीर जेलेंस्की के पहले जो राष्ट्रपति थे, उनके खिलाफ यूरो मैदान में एक रेवोल्यूशन करवाया और व्लादिमीर जेलेंस्की को उन्होंने वहां पर इंस्टॉल किया। वहां पे इलेक्शंस भी हुए थे और इसके बाद आप ये देखिए, व्लादिमीर जेलेंस्की ने एंटी रशिया स्टैंड अपनाया। अब स्टार्टिंग में जब युद्ध चालू हुआ था तो जेलेंस्की को वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा एक तरह से सपोर्ट मिल रहा था। वो सारे पार्लियामेंट में जा रहे थे, लोगों ने उनको स्टैंडिंग ओवेशन दिया कि एक फासिस्ट नाजी हिटलर जो है पुतिन, उसके खिलाफ इन्होंने एक तरह से स्टैंड लिया है। बट सबको अभी समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। 4 साल हो गए हैं और व्लादिमीर जेलेंस्की के जो टॉप एग्जीक्यूटिव है, जो उनके इनर सर्कल है, उनके ऊपर करप्शन चार्जेस लग रहे हैं। इवन व्लादिमीर जेलेंस्की के ऊपर करप्शन चार्जेस लग रहे हैं। बोल रहे वीकली वो $50 मिलियन का फंड्स मिस अप्रोप्रिएशन कर रहे हैं। अब व्लादिमीर जेलेंस्की ये युद्ध रोकना नहीं चाहते। उनको मालूम है उनका रेलेवेंस तभी तक है अगर वो युद्ध चलता रहे, तभी तक उनकी कमाई होती रहेगी। अगर द डे ये युद्ध स्टॉप हो जाता है तो व्लादिमीर जेलेंस्की को जो $50 मिलियन एवरी वीक वो जो मिस अप्रोप्रिएशन कर रहे हैं फंड्स का, वो नहीं कर पाएंगे। सेकेंड, यूरोपियन यूनियन नहीं चाहता कि दोनों के बीच में वॉर रुक जाए, रशिया और यूक्रेन के बीच में, क्योंकि वो रशिया को ब्लीड करना चाहता है, रशिया को वीक करना चाहता है। ऑन द कॉन्ट्ररी क्या हुआ कि रशिया ने इस बार बहुत स्मार्ट खेला। उन्होंने 4 साल में एक तरह से यूरोप की इकोनॉमी आज डिस्ट्रेस में है, रशियन इकोनॉमी फुल रही है
और रशिया ने अपनी जो वॉर टाइम फंडिंग है उन्होंने 2 कंट्री से इन्होंने पूरी कर ली है, एक तो चाइना और एक इंडिया। इन दोनों को वो क्रूड ऑयल बेच के, डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल बेच के दे आर एबल टू मेंटेन एंड फंड द वॉर। एक और एक चीज देखिए, क्रूड ऑयल का प्राइस आफ्टर कोविड 25 से $30 तक चले गया था, ये उधर तक ही रहता। ये जब युद्ध होता है तो कंसिस्टेंटली ये $60 $70 के पास है। वर्ल्ड के अंदर कोई बहुत बड़ा डिमांड नहीं है। अगर आज नॉर्मली स्टेबलाइज हो जाए, सारी शांति स्टेबलाइज हो जाए, तो आज ये तेल का दाम $30 पहुंच सकता है। बट आज की डेट में सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्टर्स कौन है? फर्स्ट है यूनाइटेड स्टेट्स, सेकेंड है रशिया, थर्ड है सऊदी अरेबिया, फोर्थ है ईरान। कोई भी नहीं चाहता कि ये जो वॉर है, जो टेंशन्स है वर्ल्ड के अंदर, एक तरह से स्टेबलाइज हो जाए। जैसे ही ये स्टेबलाइज होता है, जैसे ही नॉर्मल सी आती है, गैस के दाम कम हो जाएंगे, पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे, क्रूड के दाम कम हो जाएंगे। जो ये ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, ओपेक कंट्रीज और बाकी कंट्रीज, इन लोगों की रेवेन्यू गिर जाएगी। इसके लिए ये एक तरह से इंजीनियर्ड कॉन्फ्लिक्ट मेरे को लगता है। और आप ये भी देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने थक हार के, इन्होंने इतने प्रपोजल भेजे व्लादिमीर जेलेंस्की के पास, उन्होंने बोल दिया कि लास्ट मंथ यूक्रेन रशिया वॉर में 25,000 लोग मारे गए। और ये अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये जो इंजीनियर्ड कॉन्फ्लिक्ट है, ये कभी भी एक तरह से अनस्टॉपेबल कॉन्फ्लिक्ट चले जा सकता है। ये उन्होंने एक तरह से वर्ल्ड वाइड इन्होंने धमकी दे दी है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर चालू हो सकता है। क्योंकि देखिए, जब चालू होगा ना तो कोई भी इसको रोक नहीं पाएगा। वो एक ही चीज है कि हम ट्राई कर रहे हैं रोकने की, पर कोई चाहता नहीं है। सब लोग अपने हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से करना चाहते हैं। ईयू वॉर रोकना नहीं चाहता क्योंकि वो रशिया को थ्रेट समझता है। रशिया को गुस्सा है कि जो 210 यूरो जो डॉलर्स है, बिलियन 210 बिलियन यूरोस है, 10 जो यूरोस। हाँ, जो ईयू ने कन्फिस्केट कर लिया है। अब ईयू ने फ्रीज कर दिया है, अब ईयू क्या कर रहा है, उसको कन्फिस्केट करेगा, मतलब वो रशिया को देगा ही नहीं। वो पैसा यूज करेगा यूक्रेन को लाइन ऑफ क्रेडिट देने के लिए, टू फंड द यूक्रेन वॉर। अब रशिया के लिए ये रेड लाइन हो गया। अगर तो ईयू ये ने तो एक कहीं ना कहीं जो फ्रोजन एसेट्स हैं वो लीगल थेफ्ट नहीं हुई? ये एक तरह से डेफ्ट नहीं है, डेकॉइटी बोलते हैं इसको। आप, ये रशिया का पैसा है। हाउ कैन ईयू मेंबर्स कैन तो फिर इसको तो फ्रीज? ऐसे कल को उमेश जी, जो इस तरह की जैसे ये सारा कुछ हो रहा है, तो ऐसे कि चाइना, गल्फ या इवन इंडिया के एसेट भी इस तरह के पॉलिटिकल डिस्प्यूट में फ्रीज हो सकते हैं, किसी के भी कर सकते हैं। देखिए, अगर आप करोगे तो रशिया भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि रशिया नहीं कर सकता है। रशिया के पास आज की डेट में वर्ल्ड का सबसे बड़ा न्यूक्लियर आर्सनल रशिया के पास है। 6,500 न्यूक्लियर वेपन्स है। अमेरिका के पास सिर्फ 6,000 है, पूरे नेटो के पास 6,500 होंगे। ठीक है। और रशिया के पास वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल्स है। उनके पास ऐसी मिसाइल्स है जो धरती को एक तरह से तबाह कर सकते हैं। आपने तो सिर्फ ऑर्शनिक देखी है, अगर आप उनकी टोपोल मिसाइल देखिए, सरमाट मिसाइल देख लें, तो उनके अंदर ऐसे आप सोचिए कि जो हिरोशिमा में बॉम्ब गिराए थे वो 15 किलो न्यूटन्स का था। और रशिया के पास तो मतलब हिरोशिमा बॉम्ब से 1,000 टाइम्स एक्स्ट्रा कैपेसिटी के बॉम्ब्स हैं। तो आप सोचिए क्या लेवल का डिस्ट्रक्शन वो कर सकता है। रशिया चाहे तो यूक्रेन वॉर को, मैं सच बोल रहा हूँ, एक दिन में ले सकता है, खत्म कर सकता है। बट उन्होंने एक तरह से, रशिया ने इसको अपना एडवांटेज टर्न किया, जो एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में टर्न किया। जितने भी रिसोर्सेस है सबके दाम बढ़ चुके हैं। आप देखिए, फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, सब चीज में रशिया के पास एक तरह से सबका चीज का प्रोडक्शन है। आज अमेरिकन फर्म चाहती है कि वो रशिया के साथ एक तरह से बिजनेस करे, क्योंकि उनको मालूम है अपॉर्चुनिटी रशिया में है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये जो खाई है इसको कैसा भरा जाए। यूं नहीं चाहता कि अमेरिका और रशिया के बीच में रिलेशन नॉर्मलाइज हो। और एक तरह से इसमें का चाइना का भी एंगल है। तो आप ये देखिए कि जो ईयू और चाइना हैं वो मिलके एक तरह से चाहते हैं कि अमेरिका और रशिया एक साथ ना हो, जबकि भारत दोनों को साथ में लेके आना चाहता है। दिस इज द टाइप ऑफ जियो पॉलिटिकल इक्वेशंस ऐसे ही चलते जा रहे हैं। और मैंने हमेशा बोला है कि आर्टिक में पॉसिबिलिटी है कि रशिया और अमेरिका साथ में आ सकते हैं। और अभी भी आप देखिए,
जब व्लादिमीर पुतिन अलास्का भी गए थे, जब इनसे मिलने डोनाल्ड ट्रम्प को, वो अलास्का गए थे। अलास्का जो था वो पुराना रशियन टेरिटरी था। ये सब ऑप्टिक्स के लिए सही होता है, कहीं ना कहीं कॉमन ग्राउंड देखा जाता है, कॉमन ग्राउंड जिसमें दोनों एक तरह से बात कर सके। तो मेरा ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रम्प चाहते हैं कि वॉर जल्दी बंद हो, विश्व में नॉर्मलसी आए। यूक्रेन के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, देखिए यूक्रेन तबाह हो चुका है। अब यूक्रेन के रीबिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स उनकी कंपनीज को मिले, डीप स्टेट की कंपनीज को मिले। अब मोस्ट प्रोबेबली वॉर को एंड करने का टाइम आ चुका है। उनको भी समझ में आ गया कि ऑब्जेक्टिव अचीव हो चुका है। रशिया को अपनी टेरिटरी मिल चुकी है, डीप स्टेट को जो यूक्रेन के रीबिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स है वो उसको मिल जाएगा। ब्लैक रॉक ने 40% एग्रीकल्चर लैंड यूक्रेन में अपने नाम कर लिया है। तो ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए। अब उधर पीस एंड स्टेबिलिटी आती है, इससे अमेरिकन फर्म्स को फायदा होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि अब व्लादिमीर जेलेंस्की के जो दिन हैं वो लद गए हैं। वो ज्यादा दिन तक पावर में रहने वाली नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प ने लास्ट टाइम ये भी बोल दिया है कि व्लादिमीर जेलेंस्की अगर बात नहीं मानते हैं तो उनको हटाना भी पड़ सकता है। रशिया को एक तरह से एक रेड लाइन है, अगर उनके एसेट्स को कन्फिस्केट किया जाता है तो रशिया छोड़ने वाला नहीं है। रशिया एक तरह से मैं देखिए पैसे ये सवाल ही कर रही थी आपसे उमेश जी, मैं करने वाली थी कि जो हार्शेस्ट रिएक्शन की बात रशिया कर रहा है उसमें क्या मुमकिन है, किस तरह का रिएक्शन रशिया की तरफ से आ सकता है? साइबर अटैक्स या फिर यूरोपियन कंट्रीज को उनका किस तरह से नेशनलाइजेशन या फिर डायरेक्ट मिलिट्री एस्केलेशन? देखिए रशिया जो भी चाहे वो कर सकता है। अगर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, रशिया चाहे तो एक ऐसे ऐसे इकोनॉमिक ब्लॉकेड कर सकता है, भले ही वो अपनी ट्रूप्स बॉर्डर में भेज सकता है, छोटे छोटे यूरोपियन नेशंस को डरा सकता है। अब पोलैंड जो है यूक्रेन से डर चुका है, यूक्रेन इन्वेशन के बाद पोलैंड डर चुका है। पोलैंड ने अपना जो मिलिट्री बजट है 5% पहले ही कर लिया था, अमेरिका के बोलने से पहले। आज पोलिश जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड टस्क, वो एक तरह से एंटी रशियन हॉक बन के रखे हैं। वो अमेरिका के वहां पर एक तरह से माउथ पीस बन के रखे हैं। बट यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज रशिया से डरे हुए हैं। सबको मालूम है किसी के पास स्ट्रेंथ नहीं है रशिया से एक तरह से भिड़ने की। नेटो ट्रूप्स भी अगर आ जाते हैं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर आज व्लादिमीर पुतिन को न्यूक्लियर वेपन्स यूज करना है या कुछ भी वेपन्स यूज करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या जो भी नया टेक्नोलॉजी वेपन्स, उनको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। उन्होंने डिसाइड कर लिया इमीडिएटली। आप सोच लीजिए विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड सारा कमांड सेटअप होके वो एग्जीक्यूशन हो जाएगा। अगर सेम चीज नेटो को करना पड़ता है तो उनके प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको 28 मेंबर से बात करनी पड़ती है, कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स और एक्शन लेना पड़ता है। दिस इज नॉट द जो डिसीजन मेकिंग है, कमांड और चेन ऑफ कमांड ऑफ कम्युनिकेशन, वो एक तरह से एडवांटेज व्लादिमीर पुतिन के पास है। दिस इज द टाइप, ये जो चीज है इससे डोनाल्ड ट्रम्प डरते हैं, इसी से यूरोपियन यूनियन डर रहा है। अब रशिया के लिए एक रेड लाइन हो जाएगा अगर ईयू ने उनके जो फ्रीज एसेट्स है उसको कन्फिस्केट किया। एक तरह से रशिया की साख के ऊपर आ जाएगी कि हमने 300 बिलियन कर लिया। सवाल भी उमेश जी आपके लिए है कि रशिया रिपीटेडली ये कह चुका है कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पर न्यूक्लियर थ्रेट जो डॉक्ट्रिन है वो अप्लाई होता है। तो सवाल ये है कि क्या इकोनॉमिक जो स्ट्रेंगुलेशन हो सकता है या उसकी बात हो रही है, उनके 210 बिलियन डॉलर यूरोस की जो बात हो रही है, रशिया को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता है? और क्या यूरोप जो है वो इस रेड लाइन को जानबूझकर क्रॉस कर रहा है? देखिए यूरोपियन यूनियन के अंदर भी डिसएग्रीमेंट्स हैं। यूरोपियन यूनियन के जो 3 मेन पावर है, ब्रिटेन, यूके और जर्मनी, वो चाहते हैं कि रशिया के एसेट्स कन्फिस्केट कर ले। रशिया के जो एसेट्स हैं जिसमें 210 बिलियन यूरोज है, उसमें सबसे ज्यादा जो एसेट्स है बेल्जियम के पास है। वो शायद 150 या 160 बिलियन यूरोज के रहेंगे। बेल्जियम ने क्लियर कट मना कर दिया, वो बोले हम करने वाले नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कल रशिया ने उनके ऊपर हमला कर दिया तो यूरोजोन उनको उसको डंप कर सकता है। हंगरी अपोज कर रहा है, स्लोवाकिया अपोज कर रहा है, बहुत सारे
EU नेशंस अपोज कर रहे हैं। तो ये जो डिसएग्रीमेंट्स है EU के अंदर, एक तरह से आप ये देखिए, मुझे लग रहा है कि EU विल नॉट एग्जिस्ट इन द करंट फॉर्म फॉर वेरी लॉन्ग। मेरे ख्याल से लोग डी डॉलराइजेशन बोल रहे हैं, ये डी डॉलराइजेशन छोड़िए, उससे पहले ब्रेकअप ऑफ यूरोजोन एंड ब्रेकअप ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड सीज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ यूरो करेंसी, वो मुझे नजर आने वाला है। दिस विल बी द न्यू जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक, फाइनेंशियल अर्थक्वेक आ सकता है। लोगों के ऊपर डी डॉलराइजेशन का इतना, इन लोगों ने इतना बात कर चुके हैं, जो असली थ्रेट है वो है द एग्जिस्टेंस थ्रेट ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में पिछले दिन बात आई थी कि फ्रांस, जो वन ऑफ द इंडियंस है यूरोपियन यूनियन की, उसको खुद IMF से लोन लेना पड़ रहा है। अब यूरोपियन यूनियन कितने दिन तक एक तरह से साथ में रहेगा, ये देखने वाली बात है। उनकी इकोनॉमी रिसेशन में जा चुकी है, और यूरोपियन यूनियन का जो यूरो है, इट वाज डायरेक्टली पोजिंग अ थ्रेट टू डॉलर। तो मेरा ये मानना है कि जो अमेरिका और रशिया मिलके यूरोजोन को एक तरह से खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं, और ये अब ये जो प्रोसेस है इन मोशन हो चुका है। अब कम से कम डोनाल्ड ट्रम्प ने क्लियर कट बोल दिया है कि वर्ल्ड वॉर हो जाएगा अगर आप नहीं माने तो एक ये एक तरह से चेतावनी है यूरोजोन को कि आप मान जाइए मेरी बात, वेस्टर्न वर्ल्ड में मेरा जो आधिपत्य है वो स्वीकार कर लीजिए, और मेरे को सुप्रीमो मान लीजिए, और डॉलर को यूज करिए हर जगह। वो मेरे ख्याल से फ्यूचर में ऐसा भी प्रपोजल दे सकते हैं कि यूरो जो है, यूरो को हटा के आप डॉलर यूज कर लो पूरे यूरोजोन में। ये भी प्रपोजल दे सकते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ा जो देखिए, सबसे बड़ा डॉलर को थ्रेट किससे है? उसको रेमनीबी से नहीं है, उसको थ्रेट है यूरोजोन से और यूरो से। इसके लिए यूरो को खत्म किया जा रहा है। मैं हमेशा यही बात बोल रहा हूँ। कोई और जितने भी एनालिस्ट हैं, वो लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं। सबसे बड़ा वीक लिंक यूरो है। और आप ये भी देखिए कि अभी जो C5 की बात हुई थी, C5 के अंदर भी यूरो को एक तरह से अलग थलग रखा गया। डोनाल्ड ट्रंप ने बोल भी दिया था कि उसके अंदर रशिया, इंडिया, चाइना, अमेरिका और जापान रहेंगे। तो ये दर्शाता है कि यूरोजोन को एक तरह से रेलीगेट कर दिया जाएगा एज अ रीजनल ब्लॉक पावर, और वर्ल्ड के नया मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में उन्होंने रशिया, इंडिया, चाइना, जापान को एक तरह से तवज्जो दी है। ये बात समझ में आने वाली बात है, और मेरा ये मानना है कि यूरोजोन को फ्रेश चेतावनी दे चुके हैं कि आप प्रपोजल मान जाइए, रशिया से पंगा मत लीजिए, हमें भी हमारा काम करने दीजिए। अमेरिकन कंपनीज यूक्रेन में जाएगी, वहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करेगी, रिकंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, यूरोजोन, हम यूक्रेन को आपस में बांट लेंगे, टेंशन मत लो। ये बात वो क्लियर कट बोल रहे हैं। दिस इज अ रियल थ्रेट फ्रॉम डोनाल्ड ट्रम्प। और अमेरिका ऐसे ही, डोनाल्ड ट्रम्प ऐसे ही थ्रेट नहीं दे रहे। ये सब चीज जो है, इट हैज टू बी टेकन सीरियसली। व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रम्प जब भी कुछ बोलते हैं, उसको आप सीरियसली लेना जरूरी है। एवरी वर्ड कैरीज वेट। ये मेरा मानना है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑफ कोर्स जो भी है, प्रेज़िडेंट ट्रम्प जो है, जो दुनिया की सुपर पावर है, उसके प्रेज़िडेंट है, तो जो वो बोल रहे हैं, चीज़ें मैटर तो करती हैं। लेकिन अब सवाल ये भी है कि क्या वाक़ई में जो वेस्ट है, वो यूक्रेन जीतने में मदद करना चाहता है, या फिर रशिया को इकोनॉमिकली तोड़ना चाहता है, या फिर यूक्रेन को मिल-बाँट कर खाना चाहता है? यही सारे बड़े सवाल हैं। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और आपने काफ़ी सारी यहाँ पर जानकारी हमारे साथ साझा की। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम। जय सिया राम, उमेश जी।